हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट पेपर 2 के मैथ्स के बारे में। तो यदि आप पेपर 2 का मैथ कर पाते हैं तो आसानी से आप सुपर टेट के सभी प्रश्नों को बना सकते हैं मैथ्स के, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। उस तरह से DSSB के बारे में बात की जाए तो उसका भी सिलेबस वही आपका रहता है, जो पेपर 2 में आपका पूछा जाता है वही आपका सुपर टेट और वही आपका DSSB का सबका सिलेबस जो है लगभग आपका सेम ही होता है। जो मैथ में वो पूछता है वही मैथ में आपको वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यदि पेपर 1 का नहीं वीडियो देखे हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों का तो उसे आप इस वीडियो के लिंक में जाकर के, उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं तो यूपी टेट के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे आसानी से बनाएंगे, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। मान लीजिए कि लड़की और लड़कों का अनुपात है, ठीक है ना। तो लड़की और लड़कों के बारे में बात करें तो इसका अनुपात आपको दिया हुआ है कि 3:2 है। क्या कोई तकलीफ है? यहां पर बात आगे इसमें यह कहा जा रहा है कि 20 और पुरुष अर्थात लड़के मिला देने पर जो अनुपात हो जाता है उलट जाता है, जाता है। यहां बात समझिएगा, यहां पर जो लड़की और लड़के का अनुपात है वो आपको 3:2 है। यहां कह रहा है कि उलट जाता है, अर्थात यहां पर ये उलट जाने का अर्थ क्या है कि 2:3 हो जाता है, उलट जाता है। कब हो जाता है? जब इसमें 20 और आपको मिलेंगे तब। जब इसमें अर्थात लड़कों में 20 और मिला दिया जाए तो ये अनुपात आपको उलट जाता है। लड़कियां अब 2 अनुपात में हो जाती हैं और लड़के आपको 3 अनुपात में हो जाते हैं। तो यहां पर आपको अनुपातिक राशि निकालने के लिए, न कंफ्यूजन होने के लिए, हमेशा अनुपातिक राशि को आपको x मान लेना है, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? x मान लेना है। तो ये आपको इस तरह भी निकाल सकते हैं, x से आप तुलना करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप x मान लीजिएगा तो कंफ्यूज आप कहीं नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये आपको 3x हो गए, ये 2x हो गया, अर्थात 3x के अनुपात में लड़कियां हैं और 2x के अनुपात में आपको लड़के हैं। इनको x कैंसिल करिएगा तो पुनः आपको 3:2 ही आने वाला है, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बात करें कि ये कब होता है? जब इसमें 20 और लड़के मिल जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है? पलट जाता है। बस इसी को तो आपको सोल्व करना है, यही तो आपको प्रश्न में कह रहा है और आसानी से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तिर्यक आपको गुणा कराना है, तिर्यक क्या करना है? आपको गुणा कराना है, करा लीजिए। तो तिर्यक 9x हो जाएगा, ये 2 जाकर के इधर गुणा होगा तो 4x हो जाएगा और 20 दूना के आपका 40 हो जाने वाला है। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 4 आकर के इधर घट जाएगा। तो ये 8 5 40, इसलिए x की वैल्यू क्या आने वाली है? आपको 8 आने वाली है। x की वैल्यू आपको 8 गई। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्रियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि स्त्रियों की संख्या कितनी थी, इसके बारे में आप बताइए। आसानी से आप बता सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या कितनी थी। स्त्रियाँ कितनी थी? 3, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 3x थी, 3x अनुपात 2x के अनुपात में है ना। तो स्त्रियाँ कितनी थी? आपको 3x थी, इसलिए 3x बराबर ही तो आपको निकालना है। तो 3 और गुना x का वैल्यू 8 है और इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8 3 24 आपका हो गया। क्या कोई कंफ्यूजन है? ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपको यहां पर बात किया जाए अनुपातिक, तो हमेशा अनुपातिक राशि को x मान लेना है, अर्थात 3x अनुपात 3 2 दिया है तो 3x अनुपात 2x हो जाएगा। नहीं चाहे तो पुनः कराएंगे तो पुनः आपको वही वैल्यू आना है जो आपको 3:2 है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक मैदान को 44 गायें, ध्यान दीजिए, एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी, ये आपसे पूछ रहा है। 12 दिनों में कितनी चर लेंगी ये नहीं पूछ रहा है, कितनी कम या ज्यादा। ये आपको 44 गायें चर रही 9 दिन में, तो 12 दिन में कितनी कम या ज्यादा गायें चरेंगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई मैदान है, इसमें आपको गायें चरती हैं, तो आपको यदि 9 दिन में इस मैदान को चरती हैं गायें तो समय लेती हैं कितना? आपको यहाँ पर 44 गायें यहाँ पर लगती हैं। यदि 44 गायें इसे चरे तो 9 दिन में पूरा टोटल का टोटल क्या है? मैदान को आपको चर लेती हैं। यहाँ पर आपसे बारे में बात किया जाए कि 9 दिन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि 9 दिन में बारे में बात किया जाए कि 9 दिन में
चरने के लिए कितने आपको गाय की आवश्यकता होगी, तो ये आपको 44 गायों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 44 गायों की, यदि 9 दिन में चरने के बारे में बात किया जाए कि चरने के लिए, ठीक है ना, यदि 9 दिन में इसे चरना हो तो क्या करना होगा, 44 गायों की आवश्यकता होगी। यदि यहीं पर बात किया कि एक दिन में इसी को चरना हो, इसी मैदान को आपको एक दिन में आपको चरना हो, तो आपको कितनी गायों की आवश्यकता होगी, कितनी गायों की आवश्यकता होगी, तो इसमें आपको क्या होने वाला है, गुना होने वाला है, क्योंकि 9 दिन में इतनी गाय तो एक दिन में अधिक गायें लगेंगी, अर्थात क्या होगा, आपको गुना होगा। तो ये आपको 9 गुना 44 गायें आपको हो जाएंगी। ठीक है, क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ये आपको 9 गुना 44 गाय हो गई। अब आपको निकालना ये है कि 12 दिनों में आपको यदि चराना हो उसी मैदान को, तो कितनी गायें लगेंगी। आपको 12 दिन के बारे में बात किया जा रहा है कि 12 दिनों में यदि इसी मैदान का आपको चराना हो तो कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 12 दिन लग रहा है, ये क्या है, एक दिन में इतनी गायें लगेंगी। 12 दिन में क्या होने वाला है, कम गायें लगेंगी, तब आपको 12 दिन में चलेंगी। एक दिन में 9 गुना 44, तो 12 दिन में क्या जाकर के इधर आपको भाग हो जाने वाला है, अर्थात 9 गुना आपका 44 और बटा के आपका 12 हो गया। अब इसे आप कैंसिल कर लिए, तितरी के 9, 3 चौके 12 और 11 चौके 44, अर्थात कितना आया यहाँ पर 33। ठीक है ना, यदि इसी मैदान को 12 दिन में चराना हो तो आपको 33 गायें लगने वाली हैं। क्या कोई तकलीफ है, लेकिन प्रश्न आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ आपको 12 दिन में चराने पर कितनी गायें लेंगी। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में इसे चर लेंगी, इस मैदान को कितनी कम या ज़्यादा आपसे पूछ रहा है। तो 12 दिनों में 33 गायें लगनी होगी उस मैदान को चरने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए कि 9 दिनों में कितनी गायें लगती थी, 44 गायें लगती थी। कितनी कम या ज़्यादा, पहले 44 लगती थी, अब लग रही है 33, तो कितनी कम या ज़्यादा, 11 कम लग रही हैं। तो 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिले आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बन रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको पूछाते हैं, बार बार पूछाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बनाना है। बनाने का क्या करना है, जितनी भी आपको ये राशियां दी हुई हैं इनके बराबर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेना है, कोई भी कांस्टेंट आपको मान लेना है। अब कांस्टेंट के लिए अक्सर हम लोग के मानते हैं, सी मानते हैं, और यहाँ पर तो के और सी दोनों इसमें दिए हुए, तो आपको ये नहीं मानना है, इसके विपरीत कोई मानना है। तो मान लीजिए कोई कांस्टेंट आप एक्स है, इसे हमने एक्स मान लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स से रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन ढूंढने का तरीका क्या है, यदि हम a बाई में 2 से यदि x से रिलेशन करें तो बाकी को क्या करना है, आपको छुपा लेना है, बाकी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सभी राशियों से आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसको ढक दीजिए। आपको बचा क्या, a बाई में 2 बराबर आपका x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a बाई में 2 और बराबर आपका यहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू निकल करके आ गई कि a की वैल्यू क्या होने वाली है, ये 2 जाकर के इधर गुना हो गया, 2x हो गया। उसी तरह से आपको b का वैल्यू निकालना है। उस तरह से यदि आप b का वैल्यू निकालेंगे तो b बाई 3 बराबर x हो जाएगा, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उस तरह से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, c की वैल्यू, तो c बटा के 4 बराबर x कर लीजिएगा। तो c का वैल्यू क्या आने वाला है, आपको 4x आने वाला। जिसको निकालना है उसको छोड़ करके सबको क्या कर लीजिए, ढंक लीजिए, और जो आएगा वैल्यू वही। तो c बटा के 4 बराबर x, अर्थात c बराबर 4x। कोई तकलीफ है। उसी तरह से इसका भी आपको वैल्यू निकाल लेना है। क्या करना है, आपको इसका भी वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है 2a माइनस 3b और प्लस 5c बराबर क्या हो जाएगा, ये k इधर भाग में है तो उधर जाकर के x से गुणा हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस यही बात आपको है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख चुके हैं कि a का वैल्यू कितना है, 2x है, b का वैल्यू कितना है, 3x है, c का वैल्यू कितना है, आपका 4x है, और इसी को उसमें आपको पुट कर देना है और आसानी से आप k का मान निकाल सकते हैं। तो पुट कीजिए। पुट यदि आप करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 है, 2 है, a का वैल्यू कितना है, 2x है, तो 2 इंटू 2x हो गया, माइनस 3, b का वैल्यू कितना है, 3x है, तो इसमें b के जगह पर आपको 3x रखना है, तो 3 गुना 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5, c का वैल्यू कितना है, 4x है, तो 5 गुना आपका 4x हो जाएगा, c के जगह पर हमने वैल्यू रख दिया। अब बराबर क्या है, kx है, तो kx आप कर लीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करना है, और बहुत ही आसानी से आपको प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए x सब में कॉमन है, तो x को कॉमन लीजिएगा तो x क्या हो जाएगा, उस बाहर वाले x से आपको बराबर के उस साइड वाले x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप कटा दीजिए कि x से x आपको क्या हो जाने वाला है, आपको कैंसिल हो जाने वाला है। अब जो
कांस्टेंट है उसको आपको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 दूना के आपका 4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और 5 के 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसलिए k की वैल्यू आपको क्या निकल करके आएगी, k की वैल्यू ये आपका 24 हो जाएगा, 9 उसमें से घट जाएगा तो k का वैल्यू कितना आने वाला है, 15 आने वाला है। 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बनाएंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिए हुए हैं तो उनके लिए आपको हमेशा कांस्टेंट मानना है, कांस्टेंट मानना है। कोई भी कांस्टेंट राशि आप मान करके और निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी a + b + c के बारे में पूछता है, यहाँ पर आपके k के ही बारे में पूछ दिया है, ठीक है ना। जब a + b + c के बारे में पूछेगा तो उस स्थिति में आपको कांस्टेंट कोई नहीं दिया होगा तो कांस्टेंट आपको मानना है। x मान लीजिए, k मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, a b c के अलावा जो इसमें दिया हुआ हो उसके अलावा आपको कांस्टेंट को मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन के अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कोई घन है, ठीक है ना, ये आपका कोई घन है और यहाँ पर इसी घन में से आपको काटा गया है एक बेलन, इसी घन से आपको एक काटा गया है बेलन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसी घन से आपको काटा गया है एक लंबवृत्तीय बेलन, वो भी उसका अधिकतम आयतन हो वैसा बेलन आपको काटा गया है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इस बेलन का जो आपको होने वाला है, ये बेलन आपको होने वाला है, ये पूरे के पूरे फेस वाला होने वाला है, ठीक है ना, पूरे का पूरा फेस वाला होने वाला है। इसका पूरा का पूरा फेस क्या होगा, ये बेलन आपको ढकने वाला है, अर्थात पूरे के पूरे इसमें आपको बेलन निकलने वाला है। पूरा एक घन को बीचों बीच से सारे के सारे कोर कट जाएंगे तो राउंड अनुसार जो भी उसका निकलेगा सबसे बड़ा सा बड़ा आपको यहाँ पर बेलन निकलने वाला है। तो जो इसका व्यास के बारे में बात करें तो व्यास उसका वही होगा जो इस आपका यहाँ पर घन है, घन की जो आपको भुजा की लंबाई होगी वही इसका व्यास होगा। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 14 है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी 14 होगी क्योंकि घन है, लंबाई भी 14 होगी, ऊंचाई भी 14 होगी और चौड़ाई भी आपकी 14 होने वाली है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, आपको 14 होने वाला है टोटल व्यास। तो इसकी त्रिज्या के बारे में बात करें, त्रिज्या कितना होने वाला है, आपको 7 होने वाला है। जो r का वैल्यू होने वाला है आपको 7 होने वाला है। बस आप आसानी से अब निकाल सकते हैं। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते होंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आप जानते हैं ना, ये आपका होता है, ठीक है ना, 2πr इंटू h प्लस r होता है। क्या कोई दिक्कत है, ये कैसे होता है, आप जानते हैं कि जो आपका बेलन का होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो आपका होता है 2πrh होता है और प्लस एक वृत्ताकार ऊपर भी होता है और एक वृत्ताकार इसके बेस में होता है। तो ये दोनों मिलकर के 2πr² हो जाते हैं, 2πr² हो जाते हैं। πr² तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 2 वृत्त है ऊपर और नीचे, 2 उसके बेस में और उसके अपर जो साइड है उसमें आपको वृत्ताकार होते हैं। तो 2πr होगा, तो 2πr से 2πr क्या हो जाता है, आपको कॉमन हो जाता है और यहाँ पर बचता क्या है, सिर्फ इसके लिए h बचता है और इसमें एक और r बनता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आपको 2πr इंटू h प्लस r आपका होता है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बस इसी में आपको वैल्यू पुट करना है और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 गुना 22/7 और गुना आपका यहाँ पर r की वैल्यू 7 है, h प्लस r। तो h कितना होने वाला है, आपको 14 होने वाला है। अरे हाइट, लंबाई, चौड़ाई हो जाए, ये घन है तो इसका हमेशा क्या होगा, उतना ही होगा। तो इसका भी जितना हाइट होगा, जो घन का हाइट है वही उसी के बराबर होगा। तो h का वैल्यू 14 होने वाला है। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 44 में आपको 21 से गुणा करना पड़ेगा, 44 में 21 से गुणा करिएगा, आएगा 924 और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछाते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं और सभी के सभी आंकड़े क्या है, आपको व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है ना, ये आपको किए गए हैं, ठीक है ना, किए जाते नहीं है, आपको किए गए हैं व्यवस्थित, आपको यहाँ पर आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों का माध्यक आपका 24 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो माध्यक के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि माध्यक क्या होता है, बीच वाली जो संख्या होती है वही आपको माध्यक होता है। जो बीच वाली संख्या होती है ना वही आपको माध्यक कहलाती है। तो इसमें बीच वाली संख्या कहने का अर्थ क्या है कि पहले इन्हें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
टोटल के टोटल आंकड़े 10 है, तो बीच में इसमें कौन सा प्राप्त होगा, अर्थात 4 इधर से छूट जाएगा और 4 इधर से छूट जाएगा। 4 संख्या क्या होगी, इधर से आपको छूट जाएगी। उसके अलावा जो बीच में पड़ेगा वही उसका क्या होगा, माध्यक होगा। तो यहाँ पर माध्यक आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर माध्यक आपको 2 संख्याएं मिल रही हैं माध्यक के रूप में। तो माध्यक आपको दोनों के बीच में आपको निकालना है। तो माध्यक क्या होता है, वहां पर उसका औसत लेना होता है। यदि कोई एक संख्या, यदि 9 संख्याओं के बारे में होता तो 4 इधर से छूट जाता और 4 इधर से छूट जाता, तो जो बीच में आता वही वहां पर माध्यक होता। तो यहां पर 2 संख्याएं आ रही हैं ना माध्यक के रूप में, तो ये दोनों क्या हैं, उनका जो आपका औसत होगा वही वहां पर माध्यक कहलाएगा। औसत कहने का अर्थ क्या है कि इसका जो आपको माध्यक निकालना है, जो इसका माध्यक निकालना है, माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है, यहां पर देखिए 4 टर्म इधर से अर्थात 5वां टर्म और प्लस 6वां टर्म का आपको औसत लेना है। तो 5वां टर्म कहने का अर्थ क्या है कि x + 1 है, और 6वां टर्म क्या है, यहाँ पर 6वां टर्म आपका 2x - 13 है, ठीक है ना। ये आपको और इन्हीं का औसत निकालना है। तो औसत 2 संख्या है तो 2 से आपको भाग देना होता है, ठीक है ना। तो माध्यक क्या होता है, जितने आपको टर्म है, आपको यदि सम संख्याओं में टर्म होगा तो वही आपको होने वाला है। सम संख्या में होगा तो 2 टर्म्स प्राप्त होंगे, जितना इधर से छोड़ेंगे उतना ही उधर से छोड़ेंगे, और बीच में जो आएगा वही आपका माध्यक कहलाएगा। तो जब भी सम होंगे तो 2 आपको बीच में संख्याएं आने वाली हैं, तो उनका आपको निकालना है माध्य, और माध्य निकालिएगा अर्थात औसत निकालिएगा। औसत निकालिएगा तो जो आएगा वही उसका माध्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर ये 5वां टर्म है और ये 6वां टर्म है। 6वां टर्म 5वां और 6वां का योग और बटा के 2 कीजिएगा, इसका माध्यक आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पर माध्यक दिया हुआ है कि जो माध्यक है आपको 24 है, तो इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट कीजिए, इनका योग कीजिएगा तो 2 और 3 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 है और ये आपका यहाँ पर -13 है और यहाँ पर प्लस है, तो ये आपको -12 हो जाएगा। ये 2 इधर भाग में है तो इधर जाकर के गुना हो जाएगा, अर्थात 48 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 48 + 12 आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 60। तो 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, इसलिए x की वैल्यू आपको क्या आने वाली है, 20 आने वाली है। यहाँ पर आपसे पूछा भी जा रहा था कि x का वैल्यू बताइए कि क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होने वाला है, 4 आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, तो जब भी आपको माध्यक के बारे में पूछे तो जो बीच वाली मध्य में जो होती है वही माध्यक कहलाती है। क्या कोई तकलीफ है। यदि यहाँ पर परिसर के बारे में बात करें तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को परिसर कहते हैं, अर्थात 34 में तो यदि आप 5 को घटाते हैं तो आपको परिसर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको परिसर यहाँ पर पूछता तो 34 में से क्या करना पड़ता, आपको 5 को घटाना पड़ता, ये आपको परिसर हो जाता। यदि माध्य के बारे में बात करें तो आंकड़ों का योग कर दीजिए और उसमें क्या करना है, आपको उनकी संख्या से भाग दे दीजिए, माध्य आपको प्राप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं लाइक किए हैं, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 50 संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो नंबर्स हैं आपको 50 नंबर्स है, टोटल जो नंबर्स है ना आपको 50 नंबर्स हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक को 53 में से घटाया जाता है। प्रत्येक को क्या किया जाता है, 53 में से घटाया जाता है। प्रत्येक को 53 में से घटाया जाता है, 53 में से घटाया जाता है घटाने पर, ठीक है ना। आपको घटाने पर जो माध्य आपको प्राप्त होता है, माध्य आपको -3.5 प्राप्त होता है। जो यहाँ पर माध्य है ना, ये आपका 3.5 प्राप्त होता है। बात समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाने क्या वाला हूँ। यदि हम लोग बात करें कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना, इसके माध्य के बारे में बात करते हैं, इसका माध्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो प्रेक्षणों का योग है उनकी संख्या से भाग दे दीजिए और माध्य आपका निकल जाएगा। 4 3 7 3 10, 10 में आप 2 से भाग दीजिएगा, 10 में 4 से भाग दीजिएगा, तो आपको क्या आने वाला है, 5/2 आने वाला है। कहने का अर्थ है कि ये 2.5 आपको आने वाला है, ये आपको माध्य है। यदि हम बात करें कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दें तो माध्य पर क्या असर पड़ेगा, प्रत्येक में से 2 घटाने पर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रत्येक में, ठीक है ना, प्रत्येक में से 2 को यदि हम क्या कर दें, घटा दें तो क्या इसमें परिवर्तन आएगा, इसके बारे में बात करिए। तो प्रत्येक में से 2 घटाएंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। इस 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा। इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे 2 आएगा। अब इसके माध्य के बारे में यदि हम लोग बात करें, इसका माध्य क्या होने वाला है, तो इनका योग कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, जो माध्य आएगा वो इसका माध्य होगा। तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटा के क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। अर्थात क्या होगा, ये आपको 0.5 इसका माध्य आ गया। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
चाहिए, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको हम समझाना क्या चाहते हैं इसके बारे में आप समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माध्य है 2.5, हमने प्रत्येक में से 2 घटाया तो आपका माध्य क्या हो जाएगा 0.5 है। इसमें से भी 2 घटाया, सभी संख्याओं में से 2 घटाया तो माध्य भी क्या हो रहा है उसी तरह से घट रहा है। पहले 2.5 था, अब माध्य 0.5 हो जा रहा है, अर्थात माध्य क्या हो, इस माध्य से भी आपको 2 क्या हुआ घट करके आपको 0.5 हुआ ना। बस यही बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न करा है कि 50 संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या है 3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसमें से भी क्या होगा माध्य आपका घटेगा। यहाँ पर माध्य क्या है आपको घट रहा है, तो जो आपको माध्य होगा वो भी आपका घटने वाला है। तो आपको 53 है, तो 53 में से आपको घटाना है ना, तो 53 में से क्या करनी है इस माध्य को भी घटाइए, तो ये आपको 3.5 है, इससे आप घटाइएगा तो आपको 49.5 आने वाला है। 49.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। ध्यान दीजिए कि इसमें अब क्या कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या कुल 40 जो आपको कुल टोटल आंकड़े हैं ना, आपको कुल आंकड़े जो है कुल जो आंकड़े हैं आपको 40 इसमें है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि प्रथम 10 पहले वाले 10 जो पहले वाले 10 हैं उसके बारे में बात कर रहा है कि पहले वाले 10 का जो माध्य है ना, जो आपका यहाँ पर माध्य है ये आपको दिया हुआ है कि पहले वाले 10 का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य, अब इसके अलावा ये 10 संख्या है टोटल 40 हैं, तो शेष बचे कितने, शेष आपको यहाँ पर 30 बचने वाले हैं। शेष 30 के बारे में बात करें कि शेष 30 का माध्य क्या है 3.5 है, इसका माध्य जो है ना ये आपका, इसका माध्य जो है ये आपका 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का आपको माध्य आपको बताना है कि पूरे अर्थात 40 के सर्वेक्षण का माध्य बताइए कि क्या होगा। आसानी से आप बता सकते हैं कि माध्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, ये 10 संख्याएं हैं, ये 10 संख्याएं हैं और इनका माध्य 4.5। तो माध्य 4.5 का अर्थ कहने क्या है कि सबका योग करें और 10 से भाग दें तो 4.5 आपका हुआ, अर्थात सबको 4.5 आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10 लोगों में। 10 लोगों में क्या हुआ 4.5 आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसके आपको टोटल आंकड़ों के बारे में बात करें कि टोटल आंकड़ों का योग क्या होगा, तो 10 से गुणा करा दीजिए, अर्थात 10 से गुणा करा दीजिएगा 4.5 से, तो ये आपको कुल आंकड़ों का योग निकल जाएगा। आंकड़ों का योग कितने आंकड़ों का 10 आंकड़ों का योग, यहाँ पर जो है ना 10 आंकड़ों का आपका योग यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, 10 गुना 4.5 योग प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 30 आंकड़ों का योग यदि आपको निकालना हो कि 30 आंकड़ों का योग, 30 आंकड़ों का योग आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा 30 गुना इनका माध्य कितना है 3.5 है। 3.5 क्या है 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बराबर मात्रों में, माध्य का अर्थ क्या है वही है। ठीक है ना कि 3.5 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यदि हम लोग इनके 30 आंकड़ों के योग के बारे में बात करें तो 30 गुना 3.5 होने वाला है और इन्हीं का आपको निकालना है क्या, यहाँ पर माध्य निकालना है कि इन्हीं का माध्य निकालिए, अर्थात 40 का माध्य। तो 40 का माध्य निकालने का अर्थ क्या है कि इसका माध्य ये क्या है इनके आंकड़ों का योग और इनके आंकड़ों का योग और बटा के आंकड़ों की संख्या। टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है 40 है, तो 40 क्या है इससे भाग देना है। ये आपको आंकड़ों की संख्या है, ये आपको आंकड़ों की क्या है आपको यहाँ पर संख्या है और आंकड़ों की संख्या से आपको भाग देना होता है। बस यही आपको यहाँ पर काम करना है और इसी को हमने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसमें आप 10 से गुणा कीजिएगा तो ये कितना होने वाला है आपको 45 हो जाएगा और प्लस आप यहाँ पर 30 से 3.5 में आप गुणा कीजिएगा तो ये क्या आपको कितना होने वाला है 105 होने वाला है। 105 और बटा के आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, ये बात निकल करके आपको ये हो गई और यही आपको माध्य है और यही आपको माध्य आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिएगा, इसे कीजिएगा तो ये आपको 150 होने वाला है। 150 और बटा के आपका 40 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव में सभी है तो यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 बचेगा 7 चौके 28 और 4 5 20 3.75। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिए जाए आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर 10 आंकड़ों का माध्य आपको दिया हुआ था, यहाँ 30 आंकड़ों का माध्य दिया हुआ था। तो 10 आंकड़ों के बारे में बात करें कि उनका योग कितना होगा तो 10 गुना 4.5। 30 आंकड़ों का योग के बारे में बात करें तो 30 गुना 3.5। 40 आंकड़ों का योग के बारे में बात करें तो दोनों का योग कर दीजिएगा, 40 आंकड़ों का योग हो गया। इन्हीं का तो माध्य निकालना है और उनकी संख्या 40 आंकड़ों की संख्या से आप भाग
दीजिए, टोटल का टोटल आपको माध्य प्राप्त हो गया। तो क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, केवीएस के एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं, DSSB के भी एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाएंगे और यूपी टेट में भी आपको पूछे जाते हैं बार बार। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ है कि 13 और आपको 1989 है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपको एक बात आपको जानना चाहिए कि एक संख्या आपको इतना है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याएं उनका गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या आपको दिया हुआ है कि 117 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, जबकि इसका एलसीएम दिया हुआ है कि ये 1989 है और यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है कि आपको 13 है, ठीक है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 13 9 17 से, ठीक है ना, आपको 9 बार में चला गया और 9 से कीजिएगा तो 9 दूना के 18, 9 दूना के यहाँ पर 18 और 9 का 9 अर्थात 221। तो जो N2 है, जो संख्या आपको आने वाली है, क्या आने वाली है? 221 आने वाली है। 221 कौन सा ऑप्शन है? जो भी ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यदि नहीं बातें समझ में आ रही है तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और ये आपका 6 संख्या है। इसके एलसीएम के बारे में बात करें, एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। यदि एचसीएफ के बारे में बात करें कि एचसीएफ क्या आने वाला है, आपका इसका एचसीएफ जो आने वाला है 3 आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, आपको एचसीएफ होता है और एलसीएम इसका लीजिएगा तो आपको 6 हो गया। इसके बारे में बात करें, वही आपको अप्लाई करें तो दो संख्याओं का गुना अर्थात 3 गुना 6 का गुना हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुने के बराबर होता है। तो 6 गुना 3, एलसीएम 6 है और एचसीएफ 3 है, तो क्या बराबर नहीं है? छतरी के 18 बराबर 18 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हमेशा दो संख्याओं का गुना उनके एलसीएम एचसीएफ के गुने के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना, यूपी टेट में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण में, यहाँ पर ये समीकरण आपको दिया है कि मूल दो क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्या है, तो मूल को मान लीजिए कि अल्फा है। तो यदि पहला मूल के बारे में बात करें कि पहला मूल यदि अल्फा हो तो दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल आपको क्या होगा, इसके बारे में बात करें कि दूसरा मूल क्या होगा। तो क्रमागत संख्या है, क्रमागत क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो एक अल्फा है तो अगली क्या होगी? अल्फा प्लस आपको 1 मान लेना है। यहाँ पर बात की जाए कि इस समीकरण के, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये आपको 1 से मल्टीप्लाई है अर्थात 1 × x² - bx + c = 0 आपको यहाँ पर समीकरण है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि b² - 4c का आपको यहाँ पर वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, जानते होंगे कि मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग के बारे में बात करें कि मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग के बारे में बात करें तो मूलों का योग अर्थात अल्फा और बीटा का योग यहाँ बात करना है कि अल्फा प्लस 1, ये मूल दो है ना, तो इनका योग जो होता है हमेशा क्या होता है? b/a क्या होता है? तो यहाँ जो होता है वो e होता है। यहाँ जो होता है x² जो कोफिशिएंट होता है वो आपको a होता है और यहाँ पर जो आपको x का कोफिशिएंट होता है वो आपको b होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो b/a, तो b का वैल्यू कितना है? यहाँ पर जो v का वैल्यू है -b है, ठीक है ना, तो आपको हो जाएगा -b और a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है ना, तो आपको 1 हो गया। तो b/a क्या हुआ? -b/1 हुआ। क्या कोई तकलीफ है? यदि यहीं पर हम लोग मूलों का गुणनफल के बारे में बात करें कि मूलों का गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा × अल्फा + 1, मूलों का गुणनफल यही ना हुआ। तो ये क्या होता है? c/a, c क्या है? कांस्टेंट है c और बटा में a क्या है? आपको 1 है। ये होता है आपका c/a और c कांस्टेंट कितना है? आपको c ही है और बटा में a कहने का अर्थ क्या है कि 1 है। c/1 अर्थात आपको ये हो गया c/a। तो मूलों का योग आपको प्राप्त हो गया और मूलों का आपको गुणनफल प्राप्त हो गया। आपको निकालना है b² - 4ac, b² - 4ac। तो यहाँ से आपको पता हो गया ना कि ये -b बराबर कितना है? अल्फा + 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यदि हम यहीं पर b के बारे में बात करें कि इसलिए b बराबर क्या हो जाने वाला है? ये अल्फा + 1 कहने का अर्थ क्या है कि 2 अल्फा और +1, ये -b है तो इधर भी क्या हो जाएगा? आपको माइनस से गुना हो जाने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर c के बारे में बात करें तो c/1 अर्थात c बराबर अल्फा × अल्फा + 1, तो इसलिए c का वैल्यू क्या होने वाला है? अल्फा × अल्फा + 1।
यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, और इसी को इसमें सिर्फ आपको पुट कर देना है और वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसमें पुट कीजिएगा तो ये b का वैल्यू कितना है 2 अल्फा प्लस 1, तो ये आपको 2 अल्फा प्लस 1 और b का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दीजिएगा स्क्वायर है, ठीक है ना। -4c का वैल्यू कितना प्राप्त है अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ठीक है ना। ये आपको अल्फा इंटू अल्फा प्लस आपका 1 हो गया, और इसी कैलकुलेट करिए। इसे कीजिएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये आपको 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 हो गया, प्लस 2ab अर्थात 4 अल्फा हो गया, माइनस है तो माइनस रखिए, ठीक है ना। यहाँ आप इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसके अंदर भी गुणा होगा तो कितना होने वाला है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस भी इसके अंदर आपको गुणा होने वाला है तो कितना हो जाएगा, ये आपको -4 अल्फा हो जाएगा। जो कटता है उसे कटा लीजिए, जो बचता है उसे बचा लीजिए। तो यहाँ पर आप कटा लीजिएगा तो 4 अल्फा से 4 अल्फा स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आप इसे कटाइएगा, यहाँ पर इसे आप कटाइएगा तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, 1 बचा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपको 1 बचा, 1 क्या बचा, इसका वैल्यू क्या है आपको 1 आया, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, तो इसी में तो हमने पुट किया ना तो 1 आया। यहाँ आप बात करेंगे कि ये माइनस कहाँ चला गया सर, तो यहाँ जो माइनस है ना, यहाँ जो माइनस है ये आपको माइनस है तो इसका स्क्वायर हो रहा है b का स्क्वायर, तब माइनस साथ ही साथ क्या हो गया, माइनस आपका प्लस हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको मूलों का योग प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मूलों का योग क्या होता है, b बाई में a होता है, और उनका गुणनफल क्या होता है, c बाई में a होता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यदि अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात किया जाए कि अल्फा यदि बीटा 2 मूल हैं तो इनका मूलों का योग क्या होता है, b बाई में a होता है। इनके गुणनफल के बारे में बात करें अर्थात अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात करें तो ये आपको c बाई में a होता है, ठीक है ना। इतनी कॉन्सेप्ट आपको याद है तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको सेट थ्योरी की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यूपी टेट आपको सेट थ्योरी से प्रश्न पूछता है, अन्य टेट्स एग्जाम आपको सेट थ्योरी से प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न में कर रहा है यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो, a माइनस बी बराबर a हो, तब a इंटरसेक्शन b आपको क्या होगा ये बताइए। जो जानते हैं वो तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, लेकिन क्यों है इसको समझिए। यहाँ पर कोई सेट a है, कोई सेट b, इसमें से घटाया जाता है तो पुनः सेट ए आपको प्राप्त होता है। अर्थात इस बी के बारे में बात करें कि बी क्या होगा, बी आपको 0 होगा। यदि 0 किसी संख्या में से घटाते हैं तो वही आपको प्राप्त होता है, क्या कोई तकलीफ है। लेकिन सेट की भाषा में हम लोग 0 नहीं करते हैं, इसे हम लोग फाई कहते हैं। तो यदि हम लोग सेट बी को फाई यदि हो बी सेट बी, तो यदि हम ए में से फाई को घटाते हैं तो पुनः आपको ए प्राप्त होने वाला है। ए जो फाई है ना, ये आपको रिक्त समुच्चय है, 0 सेट मानकर चलिए, ठीक है ना, कोई तकलीफ है, ये आपको नल सेट होता है। तो यहाँ पर आपको ए में से बी को घटाइएगा, जब आपको बी यदि फाई हो तो वही प्राप्त होने वाला है। यदि इस तरह से बात नहीं समझ में आ रही है तो बात समझने का प्रयास कीजिए। ये बी को उधर लेकर जाइए, ए को इधर लेकर के जाइए, तो ए माइनस ए बराबर क्या होने वाला है, आपको बी आने वाला है, और ए में से ए घटेगा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और सेट की भाषा में 0 को हम लोग फाई कहते हैं, तो बी बराबर क्या हुआ, आपका फाई हुआ। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि आपको सेट बी आपका फाई हो गया। तब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी, बी कहने का अर्थ क्या है कि फाई, ये इंटरसेक्शन फाई। तो आप जानते हैं कि यूनियन में क्या लेते हैं, जो दोनों सेट हैं उनमें जो शामिल है उसको हम लोग यूनियन में लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में उसे लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग लेते हैं, और यूनियन में दोनों को लेते हैं। यहाँ पर दोनों में जो कॉमन हो उसे लेते हैं। तो ये सेट ए है, ये सेट आपका यहाँ पर फाई है अर्थात रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय है, और यहाँ पर ये ए है, तो इनमें कॉमन क्या है, आपको रिक्त समुच्चय आपको यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना। दोनों में क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये सेट ए है, सेट ए में कुछ भी नहीं है, तो आपको रिक्त समुच्चय है। जो आपको रिक्त समुच्चय होता है ना, सभी सेटों का आपको उप समुच्चय होता है। कोई दिक्कत है, मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसका जो ए इंटरसेक्शन आपको आने वाला है, फाई कितना आने वाला है, आपको फाई आने वाला है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पर आपसे ए यूनियन बी के बारे में पूछ देता कि ए यूनियन बी क्या होगा, अर्थात ए यूनियन फाई के बारे में पूछ देता, तब जो यूनियन होता है, जो दोनों में शामिल करना है, दोनों को शामिल करना है, उसको यूनियन कहते हैं, और जो दोनों में कॉमन होता है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ दोनों को आपको क्या करना है,
शामिल करना है तो 5 को शामिल कीजिएगा, तो इसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह तो जीरो सेट है, नल सेट है, ठीक है ना। तो ए में नल को आपको शामिल कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो सेट है वही आपको प्राप्त होने वाला है, अर्थात ए प्राप्त होने वाला है। इस स्थिति में आपको ए होता, लेकिन यहाँ पर आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन आपको क्या होगा, 5 होगा, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।